मित्रों, आज कल हमने अध्याय पढ़ा था समुद्रों का। आपने अक्सर सुना होगा कि जो मरुस्थलों का निर्माण होता है, मरुस्थलों का निर्माण समुद्रों की जो ठंडी धाराएं उनके किनारे से बहती है उसके कारण होता है। आज मैं समुद्रों से उत्पन्न होने वाली उन राशियों की बात करूंगा जिसका प्रभाव सीधे धरातल पर पड़ता है। मित्रों, आज मैं आपको जो बात बताऊंगा वो संबंधित है कि जो समुद्र की धाराएं हैं वो किस तरह से प्रभावित करती हैं स्थल खंड के निर्माण को। मित्रों, रेगिस्तान का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर वर्षा का स्तर बहुत कम होता है, जहां पर बरसात नहीं होती, और बरसात करने के लिए जिम्मेदार हैं यही धाराएं, क्योंकि इन धाराओं में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और उसके उपरांत इनमें पानी की एक मात्रा होती है। अगर आप देखेंगे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से धाराएं निकलती हैं वो गर्म होती हैं। जो भूमध्य रेखा से कल हमने पढ़ाया था जो धाराएं होती हैं वो गर्म होती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, उनमें वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण से वाष्प देखिए अगर गर्म स्थान से आएंगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी और उनमें नमी ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा होगी, और गर्म जलधाराएं बरसात करने के लिए काफ़ी माकूल होती हैं। वहीं अगर बात करें जाए ठंडी जलधाराओं की, तो ठंडी जलधाराएं बहने की वजह से उनमें नमी नहीं होती। जब नमी नहीं होती तो बरसात नहीं होती, और जिस भी क्षेत्र के किनारे से ठंडी धाराएं निकलती है वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, और ऐसे क्षेत्रों में रेगिस्तान का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। देखिए कल हमने आपको धाराएं पढ़ाई थी, उनमें आपको मैं ठंडी जलधाराओं को ही दिखाऊंगा और ठंडी जलधाराओं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि संसार के किन स्थानों पर रेगिस्तान का निर्माण इन ठंडी जलधाराओं से हुआ। देखिए, अटलांटिक महासागर में आपने देखा था नीचे से फॉकलैंड धारा मिलती है। फॉकलैंड धारा मिलने के बाद पेंगुइन की ठंडी जलधारा, ये भी आपको बता दिया गया था कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो उनका स्थान ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर होता है, यानी कि ये जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ही चलेंगी। पेंगुइन जलधारा के कारण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल का निर्माण होता है, जहां पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में ये मरुस्थल है कालाहारी। देखिए, यूरोप में हालांकि मरुस्थल नहीं है, लेकिन उसके किनारे से भी एक ठंडी जलधारा किनारी गुजरती है। आप प्रशांत महासागर में अगर देखते हैं तो कैलिफोर्निया की धारा निकलती है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण मोजाम्बिक मरुस्थल का निर्माण यहाँ पर होता है। एक सवाल आता है कि भूमध्य रेखा पर क्यों मरुस्थल नहीं होते। मरुस्थलों का विस्तार 30 डिग्री, 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में पाया जाता है। अब यहाँ भी देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान भी उतने पर ही है, लगभग 30-40 डिग्री पर यहाँ पर। ऐसा क्यों? देखिए, भूमध्य रेखा पर बेशक गर्म जलधाराओं का निर्माण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, परंतु वहाँ पर वर्षा भी बहुत अच्छी होती है। द्वीपीय इलाका वो ज़्यादातर है, बरसात ज़्यादा होने से वहाँ पर सवाना जंगल या वर्षा वन उत्पन्न हो जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पर रेगिस्तान नहीं होता। तो देखिए मित्रों, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे 30 से 40 डिग्री पर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर ज़्यादातर या तो मानसूनी बरसात होती है जैसे भारत में, या दूसरी परिस्थिति उत्पन्न होती हैं। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर मोजाम्बिक मरुस्थल का निर्माण हुआ। नीचे आप दक्षिण में देखेंगे हम्बोल्ट जलधारा, पेरू की जलधारा जिसको बोलते हैं, वो भी ध्रुवों से आती है ठंडी जलधारा, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका में एटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ। एटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहीं पर वो जगह है कलामा, जहां पिछले 400 वर्षों से एक भी दिन बरसात नहीं हुई। अब देखिए, हिंद महासागर में भी एक ठंडी जलधारा आती है, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा, जिसके किनारे पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विक्टोरिया मरुस्थल है। विक्टोरिया मरुस्थल को हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महादेश भी कहा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रफल मरुस्थल से ही घिरा है। तो ये वो प्रभाव था जो हम कल बताना चाहते थे। एक लैब्राडोर ठंडी जलधारा और भी है, जिससे टकराकर टाइटैनिक डूबा था। आपने टाइटैनिक मूवीज भी देखी होंगी। तो ये हम प्रभाव की बात कर रहे हैं, जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके प्रभाव से जो मरुस्थल उत्पन्न होते हैं। अब आज हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। हमारा मुख्य टॉपिक है आज समुद्री जल, और समुद्री जल का क्या तापमान होता है, क्या उसमें लवणता होती है, प्रवाल भित्तियों पर हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री जल। देखिए, मैं आपको मानचित्र के माध्यम से ही बताता हूं। समुद्री में देखिए, उत्तर की तरफ समुद्र का जो विस्तार है वो ज़्यादा है, दक्षिण की तरफ खाली इलाका है, द्वीपीय क्षेत्र है, समुद्र का विस्तार ज़्यादा है। तकरीबन 70% जो धरती का भूभाग है, भूभाग नहीं समुद्री भाग है, वो समुद्र से घिरा है। आप एक बार मेरी पिछली वीडियोज़ को अवश्य देखिए। और हाँ, एक हमारे साथी हैं जो गणित का विषय पढ़ा रहे हैं, धीरज जोशी, आप एक बार उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चैनल का लिंक आपको भेज दूंगा। उसमें आपको मैथ की
जो भी समस्या है वो उसका समाधान जोशी जी आपको करके देंगे। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और मैथ से संबंधित सारी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। जीएस के लिए आप लगातार बने रहिए। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं समुद्रों की। समुद्रों का औसत तापमान कितना होता है? ऑब्वियसली जो ध्रुवों की तरफ होगा समुद्र का हिस्सा, पहले मैं आपको समुद्र दिखा देता हूँ, इन धाराओं को मिटा देता हूँ। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। ये है अटलांटिक महासागर, ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये है हिंद महासागर, ये तीसरा सबसे बड़ा सागर है। ये है प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए, अब आज हम बात करेंगे इनके तापमान की। मित्रों, समुद्र का औसत तापमान तकरीबन जो ऊपर पृष्ठ होता है, सबसे ऊपर सरफेस, वहां पर पाया जाता है। औसत तापमान मैं यहां पर लिख देता हूं 26 डिग्री सेल्सियस भूमध्य रेखा पर। लेकिन आप जैसे ही अक्षांशों में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 26 डिग्री, अब आप ये भी जानते होंगे कि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधे लगातार पड़ती रहती हैं, जिससे यहाँ पर समुद्र गर्म होता है। तो यहाँ पर तापमान का ज़्यादा होना स्वाभाविक है। भूमध्य रेखा पर यहाँ पर 26 डिग्री मिलेगा। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे 20 डिग्री पर, 20 डिग्री अक्षांशों पर, तो यही तापमान आपको 26 की जगह पर 21 नजर आएगा, 21 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप 40 डिग्री पर जाते हैं तो यही तापमान आपको 14 डिग्री सेल्सियस नजर आता है। और अगर आप और ऊपर गए तो ये तापमान आपको नजर आएगा 1 डिग्री, यानी कि ध्रुवों की तरफ अगर आप जाते हैं तो समुद्र के जो सतह का तापमान है वो लगातार गिरता जाता है। ये क्यों होता है ये आपको भी भली भांति पता है कि भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लगातार पड़ती हैं, जिसकी वजह से समुद्र का तापमान इस तरह से बदलता है। लेकिन अब ये तो हमने सरफेस की बात करी, जो औसत समुद्र का तापमान होता है। अब हम बात करते हैं गहराई के साथ समुद्र का तापमान किस तरह से बढ़ता है। देखिए मित्रों, अब अगर हम गहराई में जानना चाहते हैं तो देखिए हम समुद्र के एक लेवल को लेते हैं। अगर आप 500 मीटर तक गहराई पर जाते हैं, समुद्र में क्या होता है कि 26 डिग्री सेल्सियस तापमान सपोज करिए आप भूमध्य रेखा पर है। अगर आप 500 मीटर तक गहराई पर जाते हैं तो भी 26 से 25 डिग्री हो जाएगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। मैं यहाँ पर एक पैमाना बना देता हूं तापमान के गिरने का। देखिए 26 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, ये 500 मीटर की गहराई है, इतनी आप ले लीजिए, 500 मीटर गहराई। और यहां पर तापमान आपको नजर आएगा 26 डिग्री। और जैसे ही आप 500 मीटर गहराई पर आए यहां पर, तो ये तापमान मात्र 1 डिग्री कम होता है। परंतु आप समुद्रों में जैसे ही 1000 मीटर की दूरी और तय करेंगे तो समुद्र में अचानक से एक बहुत तेजी से तापमान गिरता है। इस तरह से देखिए, ये 500 मीटर की गहराई है, यहां पर मैं ले लेता हूं 1500 मीटर। तो आप जैसे ही यहां पर जाते हैं तो तापमान सीधे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि अचानक से वृद्धि होती है। 500 मीटर तक तो समुद्र में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके ठीक उपरांत 1500 मीटर की गहराई पर तापमान सीधे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ऊपरी सतह पर सूरज की किरणें लगातार पड़ती हैं। लगातार पड़ने की वजह से तापमान स्थिर बना रहता है, और जब नीचे जहां तक किरणें नहीं जा पाती उसके बाद एकाएक तेजी से कमी आना शुरू हो जाता है और नीचे जाकर के तापमान बहुत ज़्यादा डाउन होने लग जाता है। और अगर आप देखेंगे उसके बाद अचानक ये जो कमी आई, इसके बाद 2 डिग्री के बाद आप देखेंगे अगर आप 1500 के बाद नीचे जाते हैं लगभग 2500 मीटर 3000, तो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। आपको मालूम होगा उसके बाद तापमान नहीं घटता। अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो नीचे समुद्र होगा ही नहीं, बर्फ होगी, ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब ये है कि करीब 1500 मीटर 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर की गहराई के बाद तापमान फिर से स्थिर हो जाता है और 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो तापमान होता है। ये ध्रुवों की स्थिति के आधार पर विभाजित होगा। अगर आप ध्रुवों पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान सतह पर ही है तो वो नीचे तक उतना ही रहेगा। बाकायदा अगर बर्फ जमी है तो बर्फ ही रहेगी नीचे तक। आप समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। अब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों का भौतिक प्रभाव इन पर पड़ता है, जो हम बात कर रहे हैं तापमान पर। देखिए तापमान अगर हम बात करें उत्तरी अक्षांश में अपेक्षाकृत तापमान अत्यधिक रहता है। अगर मैं टोटल 26 डिग्री लेता हूं तो उत्तर का जो अक्षांश होगा भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो तापमान ऊंचा पाया जाएगा। ऐसा क्यों?
उत्तर में स्थलखंड ज़्यादा है। स्थलखंड के ज़्यादा होने की वजह से स्थलखंड ज़्यादा गर्म रहता है अपेक्षाकृत समुद्र के। उनसे टकराव होने की वजह से या उनके किनारों पर होने की वजह से जो उत्तरी अक्षांश में है वो समुद्र का जो तापमान है अत्यधिक बना रहता है, जबकि दक्षिणी अक्षांश में अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है। द्वीपीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा है लेकिन भूभाग बहुत कम है, समुद्री क्षेत्र विस्तृत है, फैला हुआ है। दक्षिण में आदमी कम रहते हैं, वहाँ पर अब दक्षिण में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर समुद्र का विस्तार ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। अगर आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तरी अक्षांश में तापमान अत्यधिक होगा समुद्र का या दक्षिण में, तो राइट आंसर है उत्तरी में। ठीक। दूसरा एक प्रभाव और पड़ता है हमारी जो पवनें हैं। देखिए एक प्रभाव तो पड़ता है तापमान पर सूरज की किरणों का, यानी कि आप उच्च अक्षांश में जाएंगे तापमान कम होगा। दूसरा प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस के नियम का। देखिए जो व्यापारिक पवनें हैं वो ज़्यादातर इस पेटी से इस तरह से गुजरती हैं। जब व्यापारिक पवनें आती हैं तो वो क्या करती हैं, जो पश्चिम का क्षेत्र होता है, पश्चिम में समुद्र तटीय क्षेत्र है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन करती हैं। वाष्पोत्सर्जन करने के बाद क्या करती हैं, वो पानी को ऊपर लेकर आती हैं। गर्म स्रोत जो समुद्र के तट का क्षेत्र होगा वो गर्म होगा, उस गर्म पानी को ऊपर उठाती हैं और व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों को पूर्वी पवनें भी कहा जाता है। वायुदाब में मैं आपको ये अवश्य पढ़ाऊंगा। तो वो ऊपर उठती हैं और गर्म जल को अपने ऊपर लेकर आती हैं, और लेने के बाद जब गर्म जल उस पश्चिमी क्षेत्र से हट जाता है तो नीचे का ठंडा क्षेत्र ऊपर आ जाता है। और ये गर्म जल जब पूर्वी पवनों के साथ आता है तो समुद्रों के पश्चिमी भाग में गर्म पानी को गर्म कर देता है। आप समझ रहे हैं, जब वाष्पोत्सर्जन होता है व्यापारिक पवनों के कारण उनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, तो वो गर्म पानी को लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ आती हैं। तो समुद्रों में अगर आप देखेंगे इन क्षेत्रों में जहां पर व्यापारिक पवनें चलती हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, इन क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो समुद्र के पश्चिमी भूभाग में अत्यधिक गर्म रहेगा जल, पूर्वी भूभाग में उतना गर्म नहीं रहेगा। यही प्रक्रिया पछुआ पवनों के लिए लागू होती है। पछुआ पवनों में ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया होगी। पछुआ पवनें 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बहती हैं, वहां पर यह क्रिया उल्टी होगी। तो मित्रों ये तो था समुद्र के तापमान का सूचक। औसत तापमान परीक्षा में पूछा जाता है, बाकी किस गहराई पर तापमान बढ़ता है ये भी आपको बता दिया गया है। अब बात कर देते हैं समुद्र में नमक यानी कि लवणता की। समुद्र में नमक पाया जाता है, ये आपको पता है। कौन कौन से लवण होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए समुद्र में खनिज लवण जो हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तकरीबन 78% पाया जाता है। NaCl, आपने समुद्र में नमक का नाम सुना होगा, समुद्र से ही नमक मिलता है 78%। ये कहाँ से आता है, ये जो नदियाँ आती है ना, नदियाँ अपने साथ बहा कर लाती हैं नमक की क्वांटिटी को। ये डिपेंड करता है कि समुद्र में कितनी नदियाँ गिरती हैं और कितनी खारी नदियाँ वहाँ पर आती हैं। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 11% होता है मैग्नीशियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है। उसके बाद इसमें कई सारे CaSO4, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, तो ये प्रमुख खनिज हैं, प्रमुख लवण हैं जो समुद्र में मिले रहते हैं। प्रमुखतः NaCl और MgCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है जो परीक्षा में पूछी भी जाती है। ये नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंचते हैं। अब आप देखिए कि लवणता सबसे ज़्यादा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। समुद्रों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में भूमध्य रेखा में नहीं पाई जाती। चलिए मैं उसकी वजह बताता हूं आपको, क्यों लवणता यहां पर नहीं पाई जाती। मैं इसको मिटा देता हूं पहले, इसको थोड़ा सा लिखने के लिए मेरे काम आएगा। इस क्षेत्र में देखिए लवणता, भूमध्य रेखा मकर रेखा के बीच, मकर रेखा पर लवणता देखिए ज्यादातर जहां से नदियां जहां खारी होगी वहां से उत्पन्न होता है। अगर आप देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा पर ज्यादातर मरुस्थलों का विस्तार है, और मरुस्थलों से निकलने वाली नदियों में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, और ऐसी नदियाँ जब बहती हैं तो वो नमक का निर्माण करती हैं। अब इसके ऊपर लवणता कम पाई जाती है। उसके वजह अगर आप ऊपर जाएंगे, आपने उत्तरी अमेरिका में देखा था ग्रेट लेक एरिया, जहाँ पर बहुत सारी झीलें थी,
वो सब ताजे पानी की झील होती हैं। ताजे पानी की झील आप समझ रहे हैं, मीठे पानी की, उनमें नमक नहीं होता। ध्रुवों की तरफ आप जाएंगे उतना पानी शुद्ध रहता है, उनमें नमक की क्वांटिटी बहुत कम होती है या फिर उनमें लवण बहुत कम होता है, और जिसकी वजह से, लवण कम होने की वजह से वहाँ पर समुद्रों में भी नमक कम जाता है। जबकि आप देखेंगे मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर रेगिस्तानी जमीन है, वहाँ पर ज़्यादा होता है। आप देखिए जिस समुद्र में नमक है, सपोज करिए नमक है, नमक को नापा किस तरह से जाता है, लवण को। देखिए 1000 ग्राम में जितनी मात्रा लवण की होगी वो प्रतिशत के हिसाब से नापी जाती है। अगर आप देखिए 1000 ग्राम में 30 ग्राम लवण है तो आप उसको 30% मान के चलेंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगाएंगे आप। ये इस क्वांटिटी में नमक को नापा जाता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि समुद्रों में औसत लवणता कितनी होती है, राइट आंसर 35%, यानी कि 1000 ग्राम पानी में 35 ग्राम लवण मिलेगा। करेक्ट, ये आपको पता चल गया। अब हम बात कर रहे थे कि ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, मकर रेखा में, कर्क रेखा में। लेकिन आप कहेंगे कि समुद्र में तो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर विस्तारित हैं, वहाँ पर ज़्यादा नदियाँ भी गिरेंगी। वास्तव में वहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, लेकिन अमेजन नदी आप देख रहे हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा के सहारे चलती है। जो अमेजन नदी ताज़ा पानी लेकर आती है, वर्षा वनों से आती है। जिस स्थान पर वर्षा ज़्यादा होगी उस स्थान पर ताज़ा पानी ही गिरेगा, और वर्षा जब होती है तो वर्षा होने के कारण नमक की मात्रा कम हो जाती है। हालांकि वर्षा जहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है वहाँ पर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये समुद्र है, देखिए आप, ये समुद्र है, समुद्र में नमक के कण है। जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो शुद्ध पानी ऊपर चला जाएगा, शुद्ध पानी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा मात्र नमक। समझ रहे हैं आप? जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो नमक ही बचेगा, पानी हल्का है ऊपर चला जाएगा, नमक वहीं पर रह जाएगा। जिस जगह पर वाष्पोत्सर्जन होगा वहाँ पर नमक, या हम कहेंगे उन क्षेत्रों में नमक की मात्रा ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा सॉल्टी तो अटलांटिक महासागर है, सुनिए आप, सबसे ज़्यादा लवणता अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, तकरीबन 37। ठीक, तो अब लेकिन जहाँ पर ये शुद्ध पानी बरसात करेगा वहाँ पर नमक की मात्रा कम होगी। अब आप समझ गए, जहाँ पर ये बरसात करेगा वहाँ पर नमक की मात्रा कम होगी। उस परिस्थिति में अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा पर ज़्यादातर नमक नहीं पाया जाता, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वाष्पोत्सर्जन मानते हैं सबसे ज़्यादा होता है, परंतु वहाँ पर बरसात भी सबसे ज़्यादा होती है। बरसात होने की वजह से वहाँ पर नमक नहीं पाया जाता। जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा पर वाष्पोत्सर्जन होता है लेकिन बरसात उतनी नहीं होती, और यहाँ की नदियाँ भी ज़्यादा खारी हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अगर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है तो उस स्थान पर क्या होगा, लवणता ज़्यादा होगी। प्रमुख झीलें भी अगर आप देखेंगे या प्रमुख क्षेत्र भी देखेंगे लवणता का, तो वो यहीं पर मिलेगा, भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा पर। संसार की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है वान झील, तुर्की की वान झील, यहीं पर है वो, यह है तुर्की, यहीं पर है वान झील। यहाँ पर करीब 330% लवणता पाई जाती है, 330-335। कहाँ पर, वान झील। वान झील तुर्की की दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। अब दूसरे नंबर पर परीक्षा में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वान झील, दूसरे पर है मृत सागर, यहाँ पर 238%, यहाँ पर 330। मृत सागर लेबनान के बॉर्डर पर है, यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, यह भी वान झील के निकट है, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के नज़दीक सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। मृत सागर तीसरे पर है ग्रेट साल्ट लेक, ये उत्तरी अमेरिका में है, यहाँ पर 220 के करीब पाई जाती है, ये ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है, ये झील, सॉरी ये तो यहाँ पर, हाँ कर्क रेखा के नज़दीक यहाँ पर है, ऊपर कर्क रेखा में जहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर है, मरुस्थल के निकट ग्रेट साल्ट लेक। ये संसार की सबसे ज़्यादा लवणता वाली 3 झीलें हैं जो आपको आपके सामने दिखाई गई हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं प्रवाल भित्तियों की। प्रवाल भित्ति समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे समुद्र है, ये समुद्र के तटीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां, प्रवाल एक जीव होता है, एक बैक्टीरिया टाइप का होता है कि जो अपना घर एक अस्थि पंजर सा बना लेता है एक खोल में आप शंख देखते हैं ना, समुद्र में छोटे छोटे शंख से मिलते हैं, वो प्रवाल होते हैं, करोड़ों की संख्या में तटों पर मिल जाते हैं। ये एक्चुअल में क्या होता है कि समुद्र के तटों में जो अवसाद आता है, अवसाद में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मैं आपको बता दूं,
ये समुद्र के तटों पर ही मिलते हैं। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, करीब 2200 समुद्री मील में है ये है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र है। ये ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं इसको, ग्रेट बैरियर रीफ। तो अब प्रवाल भित्तियां समुद्र के तटों पर क्या करती हैं, अवसाद आता है, अवसादों में कैल्शियम कार्बोनेट आता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही अपना वो अस्थि पंजर बनाती हैं और उसी के अंदर वो जन्म लेती हैं, उसी के अंदर मर जाती हैं। जब ये मूंगा, जिसको मूंगा बोलते हैं, मूंगा मर जाता है तो दूसरा मूंगा उसी अस्थि पंजर में अपना बसेरा बना देता है। लाखों करोड़ों की संख्या में ये समुद्र में जमा हो जाते हैं और समुद्र में द्वीप जैसा बना देते हैं। भारत का लक्षद्वीप मूंगे की चट्टानों से ही निर्मित है। इस तरह से देखिए आप, कई सारे मूंगे इकट्ठे हो जाते हैं समुद्रों में। ये समुद्र है, ये समुद्र है, कई सारे मूंगे इस तरह से करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और इनके ऊपर एक शैवाल जिसका नाम है जूजेंथम। देखिए ये मूंगा है। मूंगा क्या करता है, तट के क्षेत्र में जो नदियों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से तट पर अवसाद उत्पन्न होता है, अवसादों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, चूने की, उसको इकट्ठा करके अपने उसका भोजन बनाता है और उसका एक कवर बनाता है अस्थिपंजर। वो इकट्ठा करके पूरा करोड़ों की संख्या में जमा हो जाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करके एक द्वीप जैसा बना देते हैं। और ये बनाने के बाद ऊपर इनके ऊपर शैवाल होता है, शैवाल का नाम है जूजेंथम, जो इनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। जूजेंथम प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि सूर्य से एनर्जी लेकर इनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। जहां पर मूंगा होगा वहां पर ये जूजेंथम नाम का शैवाल भी होगा, भोजन की व्यवस्था करता है और ऊपर आकर के इनको भोजन वो प्रदान करता है। जब कभी शैवाल हट जाता है तो उसको बोलते हैं विरंजक, प्रवाल विरंजक। जब शैवाल नहीं होगा तो मूंगे को भोजन नहीं मिलेगा और वो उनकी लाशें बिछ जाती हैं और ऊपर सफ़ेद कलर के हो जाते हैं, सफ़ेद दूधिया, और ऊपर समुद्र के ऊपर ही तैरने लगते हैं। उस परिस्थिति में क्या होता है, माना जाता है कि समुद्र में इतना अवसाद आ गया है, इतना गंदगी आ गई है कि अब शैवाल जिंदा नहीं रह पा रहा। ये पोल्यूशन को दर्शाता है, गंदगी को दर्शाता है। पर्यावरणविद हैं बड़ा चिंतित हैं कि इन प्रवाल भित्तियों को समेटा जाए, बनाया जाए इनको, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक, और ये संकेत देते हैं कि आप किस तरह से दुरुपयोग संसाधनों का कर रहे हैं और आप किस तरह से सागरों की दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुनिया बड़ी सुंदर होती है। आप अंदर जाएंगे तो तटीय क्षेत्रों में काफ़ी सुंदर मनोहर दृश्य ये प्रदर्शित करते हैं। तो जूजेंथम नाम का ये शैवाल इनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उनसे भोजन लेकर नीचे उत्पन्न होते हैं, फैलते जाते हैं, पूरे एरिया पर इनका राज होता है। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए अब ये 3 तरह से उत्पन्न होती हैं। पहला, ये तटों में ही इकट्ठा हो जाती हैं। एक तो ये समुद्र के तटों पर ही इकट्ठा हो जाएंगी इस तरह से, इनको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा ये थोड़ा सा दूरी बना करके इस तरह से तैयार होती है। ये इसमें क्या करते हैं, ये कई बार खड़ी भी हो जाती हैं इस तरह से, इनको बोलते हैं बैरियर प्रवाल भित्ति। इस परिस्थिति में किस तरह से उत्पन्न होते हैं, तट से थोड़ा सा दूरी पर जाकर, ये तट है, थोड़ा सा दूरी पर जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, तो तट के किनारे पर बन जाती हैं लैगून, झील। और यहां पर ये इतने ज्यादा विस्तृत हो जाती हैं। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बैरियर प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण है कि ये एक बैरियर बन जाती है। कोई भी आता है तो यहाँ पर सफेद चट्टान सी खड़ी कर देते हैं और आगे से रास्ता मोड़ना पड़ता है और बहुत विस्तृत एरिया में फैल जाते हैं। इस तरह से ये लैगून झील बनाते हैं। और तीसरा इनका जो आकार होता है वो होता है परवलयाकार, इस तरह से एक खड्डा बनाती हैं इस तरह से। ये प्रवाल भित्तियां इस तरह से भी बनती हैं, एक एरिया छोड़ देती हैं नीचे, फिर एक इस तरह से समुद्र के बीच में। अब आप इनको झील भी नहीं कह सकते क्योंकि चारों तरफ से समुद्र से घिरी है। 3 तरह से ये अपना मार्ग बनाती हैं। ये है समुद्रों की दुनिया मित्रों, प्रवाल भित्तियों की, जिनका हमारे पर्यावरण के लिए रहना अति आवश्यक है। इसके बाद हम वायुमंडल का अध्याय पढ़ेंगे और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हम इसको सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था करके आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को चलाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण आपको जानकारी परीक्षा के लिए चाहिए, वो आपको मिलती रहेगी।